Hello class 12 students, welcome to today's online class. In today's class we are going to understand the topic self-inductance of long solenoid. In previous class we understood about what is self-inductance, what is self-induction और हम लोगों ने self-induction का एक एक्सप्रेशन मिला है, फॉर्मूला भी देख लिए थे कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले क्या होंगे और उसका यूनिट क्या होगा. हेनरी वाज द यूनिट. सो नाउ लेट अस मूव टू द लॉन्ग सोलेनॉइड. व्हाट इज लॉन्ग सोलेनॉइड? एक्चुअली एक सोलेनॉइड जिसका लेंथ उसके रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है. तो कैसे दिखेगा लॉन्ग सोलेनॉइड? कुछ ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा. लेट अस अज्यूम दैट length of this long solenoid is L. हमने मान रखा है कि इसका लेंथ L है और इसका रेडियस सेंटर से रेडियस नापेंगे हम, रेडियस R मान लेते हैं. ओके, इफ इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी which is connected to a key. So length is L, radius is R, battery is B, positive, negative, key K, and current flowing is I. So self-inductance, what we understood about the self-inductance in the previous class कि खुद में जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, खुद में मतलब इस कॉइल में जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, देन बिकॉज ऑफ दैट इन द कॉइल द अपोजिंग इंड्यूस्ड करंट इज evolving and that depends upon various things. What are those things? Various factors on which depends upon, like what is the shape and size of the coil, what is the medium inside, those were the things. So let us see long solenoid के लिए क्या क्या होगा. तो अभी क्या मिला है हमें कि L is the length of solenoid या coil, R is radius of coil, current I is flowing through it, current through the coil. Then what is the number of turns? So N is the number of turns per unit length. ठीक है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट कोई भी 1 सेंटीमीटर कितने नंबर, 1 मिलीमीटर कितने नंबर ऑफ टर्न्स, लाइक दैट. Okay, so from here we can see two things. First of all, पहली चीज जो देख सकते हैं कि what is the area, cross sectional area of cross section, the cross sectional area, cross sectional area of coil. क्या इसकी जरूरत पड़ेगी? हाँ पड़ेगी. पाई आर स्क्वायर. क्या ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है? हाँ सर्कुलर है, सर्कुलर लूप नंबर ऑफ टर्न्स के लिए. तो वी कैन से इट टू बी पाई आर स्क्वायर. सर्कुलर फॉर्म में हम इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया मान सकते हैं पाई आर स्क्वायर. कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें? नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है. कितने नंबर ऑफ टर्न्स है? सो total number of turns मान लो n से शो करते हैं तो स्मॉल n इंटू l हो जाएगा. क्यों? क्योंकि n उसकी लंबाई है और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n, तो कैपिटल N ये होगी. नाउ वी ऑलरेडी नो, हम लोग पहले से जानते हैं, वी नो दैट कि मैग्नेटिक फ्लक्स
मैग्नेटिक फ्लक्स जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉस थीटा होता है, जिसमें से कॉस थीटा एरिया और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का एंगल। अब यहां पे इस सोलेनॉइड के लिए वी केम टू नो दैट लॉन्ग सोलेनॉइड में, लॉन्ग लंबे से सोलेनॉइड में जो अंदर में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लगभग स्ट्रेट होती है। स्ट्रेट है मतलब एरिया का वेक्टर कैसा है, एरिया का वेक्टर मान लो इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी उसी डायरेक्शन में हुई, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 ले लेंगे, तो थीटा की वैल्यू 0 लिए तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, यानी कि मैं लिख सकता हूं फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। लेट अस पुट द वैल्यू। अच्छा, वी ऑलरेडी नो ऑल्सो, हम लोग क्या जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ लॉन्ग सोलेनॉइड, पहले पढ़ के बैठे हमने कि सोलेनॉइड के लिए फॉर अ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती थी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। क्या ये याद है? क्या याद है? हमने इसको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ लिया था, म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, जिसमें से एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। ठीक है, ये वैल्यू यहां रख देते हैं, क्वेश्चन 1 में इसकी वैल्यू पुट किए, सो ये क्या बन जाएगा, फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। चलिए एरिया की वैल्यू पुट कर देते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, अच्छा n की वैल्यू को यहाँ पे n की वैल्यू n इंटू एल दिया है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल N इंटू कैपिटल N अपॉन L, कैपिटल N अपॉन L, या तो वो भी लिख सकते हैं, लेट इट बी लाइक इफ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाटएवर इज गिवन वी विल कीप इट लाइक दैट। सो आवर इक्वेशन ऑफ phi इज इक्वल टू मिला म्यू नॉट n I पाई आर स्क्वायर। इन सब बुक्स इट इज रिटन एज ए, अगर ए लिखा होगा तो भी वही है, वी कैन टेक इट एज ए और पाई आर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स था इट वॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक, so it was phi is equal to b into a, but if we talk about the magnetic flux linked with the number of turns in the coil, कितने number of turns है हमारे लिए यहाँ पे n number of turns है, तो यही बन जाएगा phi is equal to n into b into a, जिसमें से n क्या है, total number of turns है, तो what I'll do, I'll multiply n here, capital N, ठीक, so this will become here capital N, so this will become phi is equal to mu naught into n into I into pi r square into, अब n की वैल्यू we can write it as n into l, n into n. Okay, so now l is also coming into play, length of the coil is also coming into play, n into n यानी कि number of turns n का स्क्वायर हो जाएगा, mu naught into n का स्क्वायर into l into I into pi r square. So this is coming to be our magnetic flux. मगर हमें क्या निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, इधर बिठाया जाए, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। वी ऑलरेडी नो हमें ये जब हम लोग इस सेल्फ इंडक्टेंस को पढ़ रहे थे तो देखे थे कि phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मिला था हमें, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, तो उससे हमको मिला था phi इज इक्वल टू L into I। नहीं याद आ रहा, सी द प्रीवियस वीडियोस, इससे पहले वाले वीडियो में ही मैंने बताया था phi इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता था, तो वहां से phi इज इक्वल टू L into I बनता था। L क्या था, L था प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहलाता था सेल्फ इंडक्टेंस, जिसकी ऐसा यूनिट होती थी हेनरी। ये सेल्फ इंडक्टेंस, इसके अंदर जो इंडक्शन पैदा हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट पैदा हो रहा है, वो पैदा करने की क्षमता सेल्फ इंडक्टेंस कहलाएगी। phi की वैल्यू इतनी हुई, यहां से मुझे क्या मिल सकता है, दिस कैन गिव इट एज L इज इक्वल टू phi अपॉन I, L इज इक्वल टू phi अपॉन I मिलेगा मुझे, L इज इक्वल टू phi अपॉन I,
तो चलो L की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर L इज इक्वल टू 5 की वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट इंटू n स्क्वायर इंटू L इंटू I इंटू पाई का r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर अपॉन I cancel, the left will be self inductance mu naught into n square into L into pi r square. This is our self inductance. This is our self inductance of a long solenoid जिसमें n number of turns है, l उसका लेंथ है, r उसका रेडियस है. So L will be the self inductance. From this here, from equation here you can see that self inductance doesn't depends upon कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है. किसी में फॉर्मूले में देखो सिर्फ क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने नंबर ऑफ टर्न्स है इसमें, कितनी उसकी लंबाई है, कितना उसका एरिया है, या सीधा बोल दो कि कितना उसका रेडियस है. मतलब शेप एंड साइज में डिपेंड कर रहा है. और साथ में म्यू नॉट भी है कि क्या मीडियम है बीच में, क्या मीडियम है बीच में, उसमें शेप एंड साइज एंड मीडियम ओनली इट डिपेंड्स अपॉन दैट ओनली. Self inductance depends upon that. So let us do a numerical question related to it and understanding the more better way. So let us now solve a numerical related to it, which is somehow related to it, very easy numerical. This numerical was also asked in the board, so let us now solve it. Question बोलता है कि self inductance of a coil is 10 millihenry. First of all understand the unit. अगर कहीं लिखा हो मिले हेनरी तो वो क्या दिया हुआ है, किसकी वैल्यू दी हुई है, L. सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 10 मिली हेनरी M कैपिटल H, जो हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 10 into 10 to the power -3 हेनरी के बराबर. दूसरी चीज जो दी हुई है दैट इज करंट ऑल्सो. तो L दिया हुआ है 10 मिली हेनरी विच इज 10 into 10 to the power -3 हेनरी. करंट की वैल्यू दी हुई है 4 मिली एम्पियर विच इज 4 into 10 to the power -3 एम्पियर. एंड इट इज आस्क्ड, बोलता है कि कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल. देखो बोलता है कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इफ द करंट इन द कॉइल इज 4 मिली एम्पियर. तो टोटल फ्लक्स I इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. क्या कोई ऐसा फॉर्मूला मालूम है जिसमें L, I और phi का रिलेशन है? हाँ सर अभी मालूम है, ये भी बता रहे. वी नो दैट phi is equal to L into I. इसमें से L की वैल्यू पता है, I की वैल्यू पता है, phi निकल जाएगा. सो लेट अस नाउ कैलकुलेट. phi is equal to L की वैल्यू लिख लेते हैं. L की वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 10 into 10 to the power -3 into 4 into 10 to the power -3. 4 into 10 to the power -3. And then multiplied. So phi is equal to 40 into 10 to the power -6. तो अच्छे से लिखें तो phi is equal to 4.0 into 10 to the power -5. क्या होगा यूनिट विल बी वेबर. यूनिट्स याद रखना है, यूनिट्स याद रहेंगे तो फॉर्मूले अपने आप याद रख जाएंगे. What will be the unit of magnetic flux? Weber. So answer will be magnetic flux linked with the coil is 4 into 10 to the power -5 Weber. So this is our one numerical. So now let us move to the next topic, which is very interesting topic and very useful also, which is mutual induction. Let us see that. So let us now understand the new topic, mutual induction. What is mutual induction? Very easy to understand, yet very interesting one. अगर एक कॉइल रखी
ये है ये कॉइल जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट करके रखा है और रियोस्टेट से कनेक्शन है इसका। एंड वी कॉल एंड जस्ट बाय द साइड ऑफ इट, चलो इसको RH नेगेटिव पॉजिटिव बैटरी के करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इसमें से IP, वाई आई टेल यू, और पास में ही रखा हुआ है दूसरा कॉइल जिसको हमने कनेक्ट करके रखा है गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर से क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या चेक कर रहे हैं गैल्वेनोमीटर लगाकर? वी आर चेकिंग वेदर करंट इज इंड्यूस्ड इन इट और नॉट। ओके, सो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। नाउ व्हेन द रियोस्टेट इज चेंज्ड, द सेटिंग ऑफ रियोस्टेट इज चेंज्ड, करंट की वैल्यू चेंज होगी। करंट की वैल्यू जब चेंज होगी तो इस कॉइल को मैं बोल रहा हूं प्राइमरी कॉइल, इसको मैं बोल रहा हूं प्राइमरी कॉइल। हम करंट की वैल्यू को इसमें चेंज कर रहे हैं। सो व्हेन करंट इज चेंज्ड, द वैल्यू ऑफ करंट इज चेंज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंज्ड। अरे हम जानते हैं phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब ये इसमें से करंट फ्लो चेंज होगा तो ये खुद तो मैग्नेट की तरह काम करेगा। जब इसमें से करंट फ्लो हो रहा तो ये बिल्कुल एक मैग्नेट बन जाएगा, एक बार मैग्नेट जैसे रहता है। और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के लिए हम या तो उसको मोशन दे दें या तो उसकी करंट की वैल्यू को चेंज कर दें। तो करंट की वैल्यू को चेंज किया तो इससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रही है वो चेंज होगी। पास में रखा हुआ एक कॉइल है जिसमें से अभी कुछ नहीं है, अभी उसमें कोई बैटरी कनेक्शन नहीं, कुछ नहीं है, मगर उसके लिए मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स इसके लिए चेंज हुआ तो वो उसको अपोज करने के लिए, इसको मैं सेकेंडरी कॉइल बोल रहा हूं बाय द वे, इसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। तो इसका जो इफेक्ट है करंट बढ़ने के कारण, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने का जो इफेक्ट है, उस कॉज को अपोज करने के लिए एक इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। अभी इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है, यूं हो रहा सब फ्लो, ऐसा फ्लो हो रहा, उसको अपोज करने के लिए ये उल्टा करंट फ्लो कर देगा, उल्टा करंट फ्लो करेगा। कैसा, क्यों करेगा, ये भी ध्यान देना। ऐसा गैल्वेनोमीटर में हमको करंट की वैल्यू मिलेगी। उल्टा करंट क्यों फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि देखो अब इसमें से करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, यूं जा रहा है, यूं जा रहा है, ऐसा, ये ऐसा, यानी यहाँ पे ऐसा जा रहा, समझ लो यहाँ पे साउथ बना रहा है, यहाँ पे नॉर्थ बना रहा है। तो वो क्या चाहेगा कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, इसके करंट के कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है उसको अपोज करना चाहेगा। वो अपोज कैसे कर सकता है, खुद नॉर्थ बन के और इधर साउथ बन के नॉर्थ रिपेल करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो बढ़ने का जो इफेक्ट बन रहा है उसको अपोज कर देगा, उससे लड़ेगा, उसको अपोज करेगा और उसके कारण एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। उसके कारण एक करंट इंड्यूस हो जाएगा, मतलब करंट इंड्यूस होने का रीजन क्या था, हमने प्राइमरी कॉइल में करंट की वैल्यू को बढ़ाया या चेंज किया, चेंज इन द करंट, चेंज इन द इलेक्ट्रिक करंट, और उसके कारण पास में रखे नेबरिंग कॉइल पे, सेकेंडरी कॉइल जिसको हम लोग बोले, उसमें इंड्यूस्ड करंट पैदा हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस हुआ ईएमएफ और उसके कारण इंड्यूस्ड करंट पैदा हो, इंड्यूस्ड करंट। ये बात है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने प्राइमरी कॉइल में आईवी करंट फ्लो किया, आईपी करंट फ्लो किया और उसके कारण उसको आईपी करंट को चेंज किया, मैग्नेटिक फ्लक्स में कुछ चेंज आया, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आया उसके कारण इंड्यूस्ड करंट पैदा हुआ सेकेंडरी कॉइल में, जो अपोज करने के लिए बना है। ठीक, सो वी ऑलरेडी नो फ्रॉम हियर, लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक व्हाट इज आईपी एंड व्हाट इज आईपी, लिख देते हैं इसको कि आईपी इज द करंट इन प्राइमरी कॉइल, ठीक। अब प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रहा तो इसके कारण मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा होगा। मान लो वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के लिए phi s है, phi s इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ किसके लिए, सेकेंडरी कॉइल, लिंक्ड विथ सेकेंडरी कॉइल। देखिए
आईपी करंट इसमें फ्लो हो रहा है, इसमें सर्किट में, इस कॉइल में, तो इस कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के लिए क्या है, phi s बोल दिया। अब इसमें कुछ चेंज आने वाला है, अब इसमें जो चेंज आएगा वही उसका उसके अंदर करंट को इंड्यूस करेगा। तो हम लोग इन दोनों के रिलेशन के लिए तो ये जानते हैं, एटलीस्ट ये तो हम जानते हैं कि phi s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IP। देखिए करंट फ्लो हो रहा है कॉइल से और मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है, तो जितना ज्यादा करंट होगा वो उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ बनाएगा। अभी चेंज की बात नहीं हो रही, मैग्नेटिक फ्लक्स किससे कम या बढ़ेगा, ज्यादा होगा या कम होगा, करंट की वैल्यू से। तो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के लिए, सेकेंडरी कॉइल खुद के लिए कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बना यही रहा है, मगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके लिए क्या है, अरे एरिया इनटू मैग्नेटिक फील्ड में जाता है ना, सो ये हुआ। सो फ्रॉम हियर वी गेट phi s इज इक्वल टू, एक नया हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पाते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देखिए दो कॉइल्स के बीच की बात है, दो कॉइल्स के बीच में हो रहा है ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट की बात हो रही है, दो कॉइल्स के बीच की बात हो रही है, इसीलिए एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बनाते हैं जो है तो इंडक्टेंस होगा। कौन सा इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये है यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो हमको पहला फॉर्मूला मिल गया phi s इज इक्वल टू M इंटू IP। ये M क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इस पे डिपेंड करता है, ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला, M इज म्यूचुअल, नहीं पहले तो लिखते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्यों, क्योंकि ये दो कॉइल्स के बीच की बात है, ठीक है। इसकी भी यूनिट हेनरी होती है, इसकी भी यूनिट हेनरी होती है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडक्टेंस ही एक प्रकार का। सो इसकी भी यूनिट हेनरी होती है और किस पे डिपेंड करता है, तो M डिपेंड्स अपॉन क्या क्या चीजों पर, पहला तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल, दोनों के कॉइल्स में कितने नंबर्स ऑफ टर्न्स है ना, नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में कितना पड़ेगा, यहाँ पे हमको दोनों की ध्यान रखना पड़ेगा। एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, ये देखना पड़ेगा कि दूसरे कॉइल का कितना एरिया है, क्योंकि ये तो मैग्नेट बन के रह गया। अब ये कितना मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है इसके एरिया पे डिपेंड होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये बना रहा है मगर एरिया तो इसका देखना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल, और द लास्ट थिंग इज द मीडियम। क्या मीडियम है इन दोनों के बीच में, क्या मीडियम रखे हमने, कुछ मीडियम के कारण इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो सकती है। सो मीडियम, SI यूनिट की बात करें तो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस M, वो भी होता है हेनरी, जिसको बोलते हेनरी है, लिखते H है, बोलते हेनरी है और लिखते H है। सो फ्रॉम हियर वी ऑलरेडी नो वन मोर थिंग, दैट व्हाट इज फेराडेज लॉ। फेराडेज लॉ के अनुसार हमारा क्या बोलता है, फेराडेज लॉ क्या बोलता है, फेराडे लॉ बोलता था सर, बाय फेराडेज लॉ, फेराडे लॉ बोल रहा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब देखो इसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, इंड्यूस हुआ, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ओके, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाय dt। आता था, है ना, यही बात होती थी, ऐसे ही बनता था। और फिर उसको इक्वल टू साइन में जब हम लोग डालते थे तो माइनस ऑफ डी फाई बाय dt होता था, माइनस साइन इंडिकेट करता था कि वो अपोज करने वाला ईएमएफ है।
ये माइनस साइन डिनोट करता था। फाई की वैल्यू हम निकाल बैठे, चलो फाई की वैल्यू को रख देते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एम इंटू आई पी। अब देखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो तो डिपेंड करता है इन सारी चीजों पे, जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट है किसी भी दिए हुए कॉइल के लिए तो बराबर वही होगा, चेंज नहीं होगा बीच में। इसका मतलब E हो जाएगा माइनस एम बाहर आ जाएगा और बचेगा डी आई पी बाय डी टी। मतलब ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है इस कॉइल में वो डिपेंड करेगा कि कितना इसके करंट में चेंज आया, कितना इसके करंट में चेंज आया और कितना इंडक्टेंस है इन दोनों कॉइल के बीच में, कितना इंडक्टेंस है, कितनी इंडक्टेंस है इन दोनों कॉइल के बीच का। So this is it. This is the expression for mutual inductance. So now we will move to see one numerical related to it. So let us now see a numerical related to mutual inductance. Mutual inductance से related एक numerical देख लेते हैं। Question पूछता है, question is asking that calculate the mutual inductance. M की वैल्यू कैलकुलेट करो बिटवीन टू कॉइल्स, दो कॉइल्स के बीच में ये होगा। व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब 4 एम्पियर का करंट चेंजेस टू 8 एम्पियर, 8 एम्पियर तक बढ़ जाता है। 4 एम्पियर का करंट प्राइमरी कॉइल में फ्लो कर रहे हैं हम लोग और उसको 8 एम्पियर तक हम लोग बढ़ा देते हैं 0.5 सेकंड में। 0.5 सेकंड में ये काम हो जाता है इन प्राइमरी कॉइल में होगा। एंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ, और उसके कारण जो ईएमएफ पैदा हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में वो 50 मिली वोल्ट के बराबर है। मतलब क्या क्या दिया है, घबराने की बात नहीं है, क्या क्या दिया है वो देख लेते हैं। गिवन में बोलता है कि व्हेन अ करंट ऑफ, यानी कि I1 की वैल्यू दे दी है 4 एम्पियर, I2 की वैल्यू दे दी है 8 एम्पियर और करंट दे दिया है छोटा सा करंट, उस छोटे से करंट इंटरवल को dt बोलता हूं 0.5 सेकेंड, और इसके कारण एक ईएमएफ दे रहा है सेकेंडरी कॉइल में। ऑफ कोर्स सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ पैदा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात हो रही तो 50 मिली वोल्ट, जो कि 50 इंटू 10⁻³ वोल्ट के बराबर होना है। और पता क्या करो बोलता है, टू फाइंड, पता करिए बोलता है एम की वैल्यू, एम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले वी नो डैट करंट पे कितना चेंज आया ये पता कर लेते हैं हम लोग। देखो समय में dt चेंज, समय कितना चेंज हुआ था 0.5 सेकेंड में 4 से 8 एम्पियर तक बढ़ गया, यानी कि di पता करना चाहता हूं, dip पता करना चाहता हूं मैं। प्राइमरी कॉइल की बात हो रही ना, तो dip क्या होगा I2 माइनस I1, यानी कि 8 माइनस 4, यानी dip मुझे मिल रहा है dip इज इक्वल टू 4 एम्पियर। ठीक दिख रहा है, 4 एम्पियर, कट गया थोड़ा सा, 4 एम्पियर क्या मिला, 4 एम्पियर, dip इज इक्वल टू 4 एम्पियर मिला। नाउ अब हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग कि E इज इक्वल टू माइनस एम इंटू dip बाय dt। ठीक, जिसमें से m ही नहीं पता है बस, बाकी सब पता है। E की वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू माइनस, अच्छा माइनस को हम लोग अभी नेग्लिजिबल मान सकते हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। बाय द वे ये माइनस क्या है, इट डिनोट्स कि ये अपोजिट ईएमएफ बन रहा है ना, तो हम लोग अभी के लिए इस माइनस साइन को हटा सकते हैं, या फिर आखिरी में हटा दो, चलो फॉर्मूले में रहने दो। तो ये m इज इक्वल टू m इंटू dip की वैल्यू 4 और dt की वैल्यू 0.5, यहां से माइनस m इज इक्वल टू m, ये हो गया 50 इंटू 10⁻³ इंटू 0.5 अपॉन 4, यानी कि m की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ, अच्छा ये 2 जा गया और ये 25 जा गया, ठीक, और माइनस ऑफ 25 इंटू 10⁻³ देखो 2 और 0.5 को हटाऊंगा
0.25 मिलेगा। ठीक, देखिए ये 4 को 2 से गया, ये 25 से गया, और इसको मैं कैंसिल करूंगा तो ये 0.25 हो जाएगा, और यहां से मुझे मिलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625 माइनस 625, मगर 2 डिजिट के बाद डेसिमल 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या हेनरी, एच हेनरी, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं, m इज इक्वल टू, माइनस साइन क्या दिखाएगा, अपोजिट है, अपोजिंग, इंड्यूस्ड है, इसलिए माइनस साइन को हटाते हुए मैं यहां पे लिख देता हूं 6.25 मिली हेनरी, 6.25 मिली हेनरी। सो दिस इज अवर वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। आंसर विल बी mutual inductance between the coil will be 6.25 millihenry. So this is how we are going to solve the numerical, and this is what mutual inductance is between the two coil, एक primary coil, एक secondary coil। इसके बारे में आप लोग और भी अच्छे से पढ़ोगे when you will take the science field, you will see that these things are very useful in transformer। आप देखोगे गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर होता है जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस को अप या फिर लो कर सकते हैं, क्योंकि दूर से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में लाया जाता है। देखे होंगे आपने शहर के बाहर में कि 11,000 वोल्ट किलो वोल्ट, और उसको फिर 440 वोल्टेज तक लाते हैं, और उसके बाद फिर उसके आपके घरों तक वो पहुंचता है तो 230 वोल्ट। ऐसा कैसे कर पाते हैं? बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्टेंस ओनली। You will study those things when you take the further studies in the science. So today we have studied about self inductance in long solenoid और mutual inductance also. Mutual inductance के बारे में हम लोग एक फॉर्मूले एक्सप्रेशन भी देखा, उसकी यूनिट देखे, ऐसा यूनिट, और फिर वो किस चीज पर डिपेंड भी करता है वो भी जाने, और एक न्यूमेरिकल के थ्रू उसको समझे भी। So this is it for today. Keep studying. Have a nice day.